झेंगझोऊ की सर्द हवा आज रात कुछ ज्यादा ही चुभ रही थी। वेई ने अपनी पुरानी जैकेट की कॉलर को ऊपर खींचा और उस विशाल कारखाने की ओर देखा जिसे दुनिया एक तकनीकी साम्राज्य के नाम से जानती थी। 15 सालों से यह जगह उसकी पूरी दुनिया थी। यहाँ की आधुनिक मशीनों का लगातार होने वाला भारी शोर उसके लिए एक जीवन रेखा की तरह था। एक ऐसी रेखा जो उसे हर महीने वो पैसे देती थी जिससे उसकी 8 साल की बीमार बेटी का इलाज चल रहा था। उसकी इकलौती बच्ची को एक गंभीर बीमारी थी और अस्पताल का खर्च हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा था। वेई को किसी भी कीमत पर अतिरिक्त काम और ओवरटाइम की बहुत सख्त जरूरत थी। वह दिन में 12 से 14 घंटे तक लगातार खड़े रहकर काम करने को तैयार था, बस उसकी बेटी की जीवन रक्षक दवाइयों का खर्च निकल आए। लेकिन आज रात कारखाने के अंदर का माहौल बेहद डरावना और असामान्य रूप से शांत था। वह शोर जो कभी एक पल के लिए भी रुकता नहीं था, आज एकदम धीमा पड़ गया था। असेंबली लाइन नंबर 4, 5 और 6 जो कभी हजारों की संख्या में उपकरणों को आकार देती थीं और जहां हमेशा मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, आज पूरी तरह से बंद पड़ी थीं। हजारों मजदूर अपनी अपनी जगह पर चुपचाप खड़े थे। उनकी झुकी हुई आंखों में एक अनजाना डर और अपने अंधेरे भविष्य की गहरी चिंता थी। वेई का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुपरवाइजर चेन एक ऊंचे लोहे के चबूतरे पर हाथों में एक फाइल लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई मानवीय भाव नहीं था, जैसे वह खुद कोई भावनाओं से रहित मशीन हो। उसने अपनी भारी और कठोर आवाज में घोषणा की कि आज से अगले आदेश तक कारखाने में कोई ओवरटाइम नहीं होगा और उत्पादन में कमी के कारण कई शिफ्टों को भी खत्म किया जा रहा है। यह घोषणा सुनकर वेई के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। बिना अतिरिक्त पैसों के वह अपनी मासूम बेटी की जान कैसे बचाएगा? कारखाने के उस विशाल शेड के अंदर का दृश्य किसी भयानक और डरावने सपने जैसा था। बड़े बड़े रोबोटिक आर्म्स और स्वचालित मशीनें जो कल तक बिना थके 24 घंटे काम करती थीं, उन्हें आज मोटी नीली प्लास्टिक की चादरों और लकड़ी के भारी बक्सों में पैक किया जा रहा था। वेई ने अपने पुराने साथी लिन की आस्तीन खींची और कांपती हुई धीमी आवाज में पूछा कि यह सब अचानक क्या हो रहा है और ये मशीनें कहां जा रही हैं? लिन का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके माथे पर पसीना था। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि उच्च प्रबंधन इन सभी आधुनिक मशीनों को हमेशा के लिए पैक कर रहा है। सुना है इन्हें समुद्री रास्ते से किसी और देश भेजा जा रहा है, भारत। यह नाम आज रात वहां मौजूद हर मजदूर के बीच एक खौफनाक और जानलेवा अफवाह की तरह फैल रहा था। वेई को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह कारखाना तो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद और सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कारखाना था। यहां लाखों लोग दिन रात काम करते थे। यह रातों रात कैसे बंद होने की कगार पर आ सकता है? लेकिन कड़वी और निर्मम सच्चाई उसकी आंखों के ठीक सामने घटित हो रही थी। बाहर नीले रंग के विशाल परिवहन ट्रकों की लंबी कतारें कारखाने के पिछले गेट पर कतारबद्ध खड़ी थीं। भारी क्रेनों की मदद से महंगी मशीनरी उन पर लादी जा रही थी। वेई को अचानक याद आया कि कुछ महीने पहले ही प्रबंधन ने उत्पादन के लक्ष्य को कम करने के हल्के संकेत दिए थे, लेकिन किसी भी सीधे सादे मजदूर ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि हालात इतने भयंकर और बेकाबू हो जाएंगे। वेई के खुरदरे और काम से घिसे हुए हाथ ठंड और डर से बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अपने सीने के करीब वाली जेब से अपनी बेटी की एक पुरानी और मुड़ी हुई तस्वीर निकाली। तस्वीर में वह अस्पताल के सफेद बिस्तर पर लेटी हुई मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका चेहरा कागज की तरह सफेद और कमजोर था। वेई ने उस तस्वीर को चूमा और एक गहरी कांपती हुई सांस ली। उसे अपनी बीमार बच्ची के लिए हर हाल में लड़ना होगा। वह इस तरह बिना कुछ किए अपनी किस्मत के आगे हार नहीं मान सकता। लेकिन कारखाने के अंदर का वह गहरा काटने वाला सन्नाटा उसे अंदर तक डरा रहा था। यह सिर्फ कुछ लोहे की निर्जीव मशीनों का जाना या एक उत्पादन लाइन का बंद होना नहीं था। यह उन लाखों मजदूरों के साधारण सपनों, उनके परिवारों की उम्मीदों और उनके भविष्य का क्रूरता से टूटना था। झेंगझोऊ शहर का यह औद्योगिक हिस्सा, जो कभी इस महाकाय कारखाने के कारण दिन रात रोशनी से नहाया रहता था, जहां हमेशा मजदूरों और गाड़ियों की चहल पहल रहती थी, आज एक सुनसान और भयानक कब्रिस्तान की तरह लग रहा था। कारखाने के बाहर की छोटी दुकानों, सस्ते ढाबों और चाय की दुकानों पर भी सन्नाटा पसरा था। जो युवा और ऊर्जावान मजदूर
हर रात अपनी थका देने वाली ड्यूटी के बाद यहां हंसते बोलते हुए गर्म खाना खाते थे, वे आज अपने तंग और सीलन भरे कमरों में अंधेरे में दुब के बैठे थे। हर किसी के मन में बस एक ही खौफनाक सवाल था कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो उनकी नौकरी रहेगी या नहीं। वेई ने ध्यान दिया कि कुछ नए और अपरिचित अधिकारी कारखाने के बीचों बीच खड़े होकर तेजी से दिशा निर्देश दे रहे थे। उनके पहनावे और हाव भाव से वे स्थानीय चीनी नहीं लग रहे थे। उनके हाथों में बड़े बड़े डिजिटल टैबलेट और निर्माण के लिए एक लखाना कर रहे थे के नीले रंग के नक्शे थे। वेई ने एक अधिकारी को किसी विदेशी भाषा में कुछ कहते हुए सुना, जिसका अनुवाद एक स्थानीय चीनी मैनेजर घबराई और लड़खड़ाती हुई आवाज में कर रहा था। मैनेजर बार बार कह रहा था कि इस पूरी खेप को जल्द से जल्द पूर्वी बंदरगाह तक पहुंचना है ताकि समुद्री जहाज समय पर चेन्नई पहुंच सके। चेन्नई, यह अनजान और पराया नाम वेई के थके हुए दिमाग में एक भारी हथौड़े की तरह लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि दुनिया के किसी दूरस्थ कोने में मौजूद कोई अनजान शहर उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी को इस तरह तबाही के कगार पर ला खड़ा करेगा। रात के 12 बज चुके थे और शिफ्ट खत्म होने का सायरन बजने ही वाला था। वही अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह बुत बनकर खड़ा रहा। उसकी नम और थकी हुई नजरें उस खाली असेंबली लाइन पर टिकी थीं, जहां उसने अपने जीवन के सबसे कीमती और सुनहरे साल बिताए थे। उसे वह पहला दिन याद आया जब उसने अपनी जवानी में पहली बार यहां कदम रखा था। तब उसकी आंखों में सफलता के कितने बड़े सपने थे। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पहली महीने की कमाई से अपनी बेटी के लिए लाल रंग का एक सुंदर और मुलायम खिलौना खरीदा था। अब वह खिलौना पुराना होकर टूट चुका था और उसकी बेटी की गंभीर बीमारी दिन ब दिन और जानलेवा होती जा रही थी। वेई को अच्छी तरह पता था कि अगर उसे यहां से हमेशा के लिए निकाल दिया गया तो उसकी बढ़ती उम्र और कम शिक्षा के कारण उसे कहीं और इतना पैसा नहीं मिलेगा। वह अपनी इकलौती बेटी को धीरे धीरे मौत के मुंह में जाते हुए देखने के लिए मजबूर हो जाएगा। सायरन की तेज और चुभने वाली आवाज ने उसे उसकी पुरानी यादों से झकझोर कर बाहर निकाला। वह थके हुए कदमों से धीरे धीरे कारखाने के मुख्य लोहे के द्वार से बाहर निकला। बाहर की बर्फ जैसी ठंडी और रूखी हवा ने उसके थके हुए चेहरे को छुआ, लेकिन उसके शरीर को अब कोई सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। उसका पूरा दिमाग और सोचने की क्षमता सुन्न हो चुकी थी। वह बस सड़क के किनारे किनारे बेतहाशा चलता रहा, बिना यह जाने कि वह आखिर कहां जा रहा है या कल सुबह उठकर वह क्या करेगा। उसके कानों में अभी भी सुपरवाइजर चेन की वह कड़कती हुई आवाज बार बार गूंज रही थी कि आज से कोई ओवर टाइम नहीं होगा। यह एक साधारण वाक्य नहीं था, यह उसके लिए किसी सर्वोच्च अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा से कम नहीं था। वेई ने रुककर ऊपर आसमान की ओर देखा। आसमान में कोई भी चमकता हुआ तारा नहीं था। वहां सिर्फ कारखानों के धुएं और सर्दियों की धुंध का एक गहरा दमघोंटू अंधेरा था। एक ऐसा भयानक और अंतहीन अंधेरा जो उसके और उसके पूरे परिवार के भविष्य पर पूरी तरह से छा गया था। और उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि इसी अंधेरे के बीच यहां से हजारों मील दूर दक्षिण दिशा में किसी और देश में एक नए सवेरे की हलचल शुरू हो रही थी। एक ऐसा सवेरा जो वेई के हिस्से का निवाला छीनकर किसी और की थाली में सजाने वाला था। चेन्नई के बाहरी इलाके में सूरज की किरणें आज आग उगल रही थीं। झेंगझों की उस जमा देने वाली ठंडी और अंधेरी रात से हजारों मील दूर दक्षिण भारत के इस विशाल मैदान में एक नई सुबह अपनी पूरी तपिश और चमक के साथ उतर चुकी थी। हवा में धूल, पसीना और एक अजीब सी बेचैनी मिली हुई थी, लेकिन इस बेचैनी में डर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद की महक थी। राजेश कतार में खड़ा था, जो इतनी लंबी थी कि जहां तक नजर जाती सिर्फ युवाओं के पसीने से भीगे हुए सिर ही दिखाई देते थे। सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन उसने अपनी नजरें उस ऊंचे लोहे के गेट से नहीं हटाईं जिस पर एक बहुत बड़े भारतीय औद्योगिक समूह का नाम लिखा था। यह सिर्फ एक गेट नहीं था, यह उस जैसे हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरे भविष्य का दरवाजा था। राजेश ने अपनी पुरानी सूती कमीज की जेब में हाथ डाला और अपनी उंगलियों से उस कागज के टुकड़े को छुआ जो पसीने से हल्का भीग चुका था। वह उसकी मां के अस्पताल का पर्चा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगले महीने तक अगर सर्जरी नहीं हुई तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। सर्जरी का खर्च इतना ज्यादा था कि राजेश जैसे एक साधारण परिवार के लड़के के लिए वह किसी पहाड़ को पार करने जैसा था।
पिछले 2 सालों से वह अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में लिए नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहा था, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा ही मिली थी। आज जब वह इस चिलचिलाती धूप में खड़ा था तो उसकी जेब में रखा वह मुड़ा तुड़ा पर्चा उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसके पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। तभी सामने से एक भारी ट्रक धूल उड़ाता हुआ गुजरा, जिस पर निर्माण सामग्री लदी हुई थी। राजेश ने खांसते हुए अपने चेहरे को रूमाल से ढका और सामने फैले उस विशाल निर्माण स्थल को देखा। कुछ महीने पहले तक यह जगह सिर्फ एक बंजर और खाली मैदान हुआ करती थी, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। लेकिन आज यहां हजारों मजदूर, सैकड़ों पीले रंग की भारी क्रेनें और सीमेंट मिक्सर दिन रात काम कर रहे थे। एक पूरा का पूरा नया औद्योगिक शहर जैसे रातों रात जमीन चीर कर बाहर आ रहा था। कतार में खड़े लड़कों के बीच फुसफुसाहट चल रही थी। राजेश के आगे खड़े एक सांवले और दुबले पतले लड़के ने उत्साह से कहा कि उसने सुना है कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपना सारा काम चीन से समेट कर यहां ला रही है। उस लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने बताया कि आने वाले कुछ ही महीनों में यहां 50,000 से ज्यादा लोगों को सीधी नौकरी मिलने वाली है। राजेश चुपचाप सुन रहा था। उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या 2 देशों के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव की कोई खास समझ नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि यह विशाल कारखाना उसकी और उसकी बीमार मां की आखिरी उम्मीद है। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और धूप पारी नाम के एक पतराना देखता है कि तपिश लगातार असह्य होती जा रही थी। कई लड़के प्यास और थकान से बेहाल होकर जमीन पर बैठ गए थे, लेकिन राजेश सीधा खड़ा रहा। उसने अपने पैरों में दर्द महसूस किया, बिल्कुल वैसा ही दर्द जैसा शायद इस वक्त हजारों मील दूर झेंगझोऊ में खड़ा वेई महसूस कर रहा होगा। लेकिन दोनों के दर्द में जमीन आसमान का फर्क था। वेई का दर्द कुछ छिन जाने की गहरी निराशा का था, जबकि राजेश का दर्द कुछ पा लेने की बेताबी और संघर्ष का था। दोपहर के करीब 1 बज चुके थे जब राजेश अंततः उस बड़े सफेद तंबू के अंदर पहुंचा जहां अधिकारियों की एक टीम साक्षात्कार ले रही थी। तंबू के अंदर बड़े बड़े पंखे चल रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उमस कम नहीं हो रही थी। एक टेबल के पीछे बैठे एक थके हुए लेकिन गंभीर अधिकारी ने राजेश की फाइल मांगी। राजेश ने कांपते हुए हाथों से अपनी फाइल आगे बढ़ा दी। अधिकारी ने उसके कागजात देखे, उसकी डिग्री पर नजर डाली और फिर अपना चश्मा ठीक करते हुए पूछा कि क्या वह लगातार 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर सकता है, क्योंकि उत्पादन का दबाव बहुत ज्यादा होने वाला है। कंपनी को विदेशी बाजार के लिए लाखों फोन तैयार करने हैं और उनके पास समय बहुत कम है। राजेश के कानों में यह सवाल पड़ते ही उसकी आंखों के सामने अपनी मां का थका हुआ और बीमार चेहरा घूम गया। उसने बिना एक पल की भी देरी किए पूरी दृढ़ता के साथ हां में सिर हिलाया। उसने कहा कि वह दिन रात काम करने को तैयार है, लेकिन पाकता आज की है सुजा करापने के लिए। बस उसे यह मौका दे दिया जाए। अधिकारी ने उसकी आंखों में देखा, जहां मजबूरी से ज्यादा एक कठोर संकल्प था। उसने फाइल पर कुछ लिखा और एक मोहर लगा दी। जब उसने राजेश को एक नीले रंग का कार्ड थमाया और अगले सोमवार से प्रशिक्षण के लिए आने को कहा, तो राजेश को लगा जैसे उसके कानों में दुनिया का सबसे मधुर संगीत बज रहा हो। वह नीला कार्ड सिर्फ एक प्रवेश पत्र नहीं था, वह उसकी मां की जिंदगी का टिकट था। तंबू से बाहर निकलते समय राजेश की आंखों से आंसू छलक पड़े, जिन्हें उसने जल्दी से पोंछ लिया। उसने सूरज की ओर देखा, जो अब उसे दुश्मन नहीं बल्कि एक नए दिन का गवाह लग रहा था। बाहर अभी भी हजारों की संख्या में युवा अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक पूरी नई पीढ़ी जिसे अब तक सिर्फ बेरोजगारी के ताने सुनने पड़े थे, आज दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक को अपने हाथों से आकार देने के लिए तैयार खड़ी थी। यह एक मूक क्रांति थी जो इस दक्षिणी राज्य की मिट्टी पर जन्म ले रही थी। राजेश को यह नहीं पता था कि उसे यह नौकरी सिर्फ इसीलिए मिली है क्योंकि किसी और देश में किसी और इंसान ने आज अपनी नौकरी खो दी है। उसे नहीं पता था कि जिन मशीनों पर वह अगले हफ्ते से काम करना शुरू करेगा, वे मशीनें कुछ दिन पहले तक किसी वेई नाम के मजदूर की आजीविका का साधन थीं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का वह क्रूर लेकिन सत्य चक्र था जिसमें एक का सूर्यास्त दूसरे का सूर्योदय होता है। चीन के उस कारखाने का गहरा सन्नाटा और भारत के इस कारखाने का गगनभेदी शोर, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू थे।
एक पुराने साम्राज्य के पतन की आवाज थी तो दूसरी एक नए साम्राज्य के निर्माण की गूंज। घर का रास्ता तय करते हुए राजेश के मन में विचारों का एक बवंडर चल रहा था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे हर आम इंसान के चेहरे पर अपना ही अक्स नजर आ रहा था। अपनी बस्ती में पहुंचकर झोपड़ी का दरवाजा खोलते ही उसने अपनी मां को पुरानी खाट पर खांसते हुए पाया। राजेश ने दौड़कर उन्हें पानी पिलाया और उनके कांपते हाथों में वह नीला कार्ड रख दिया। उसने रुंधे हुए गले से कहा कि अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे दुनिया की सबसे बड़ी फोन कंपनी में नौकरी मिल गई है और अब उनका इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में होगा। उसकी मां की आंखों से आंसू बह निकले। उस छोटी सी झोपड़ी में उस रात जो खुशी के आंसू बहे वे उन करोड़ों डॉलर के निवेश से कहीं ज्यादा मूल्यवान थे जो दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच कूटनीतिक बिसात पर चले जा रहे थे। कैलिफोर्निया के एक ऊंचे और चमकदार कांच के टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर, जहां से पूरा शहर एक छोटे से खिलौने जैसा दिखता था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त बैठक चल रही थी। यह वह जगह थी जहां दुनिया की सबसे मूल्यवान प्रौद्योगिकी कंपनी के शीर्ष अधिकारी भविष्य के फैसले ले रहे थे। कमरे का तापमान एकदम नियंत्रित और आरामदायक था, जो बाहर की दुनिया की किसी भी परेशानी से अछूता था। सामने एक विशाल स्क्रीन पर दुनिया का एक चमकता हुआ नक्शा खुला था, जिस पर कई लाल और हरे बिंदु जगमगा रहे थे। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं था, यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का वह जटिल जाल था जिसे इस कंपनी ने दशकों की मेहनत से बुना था। लेकिन आज इस जाल को एक झटके में बदला जा रहा था। मुख्य संचालन अधिकारी ने अपने हाथ में पकड़े लेजर पॉइंटर से चीन के झेंगझोउ शहर पर चमकते हुए एक बड़े लाल बिंदु की ओर इशारा किया। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ शुद्ध व्यापारिक और कूटनीतिक गणित था। उसने मेज के चारों ओर बैठे अन्य अधिकारियों को बताया कि पिछले कुछ महीनों में चीनी कारखानों में बार बार लगने वाले कड़े प्रतिबंधों, बीमारी के कारण उत्पादन में आने वाली भारी रुकावटों और दो महाशक्तियों के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के कारण कंपनी को हर हफ्ते अरबों डॉलर का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक समय था जब यह लाल बिंदु उनकी कंपनी के लिए सोने की खदान के समान था, जहां दुनिया भर के 80% से अधिक महंगे और उन्नत फोन एक ही छत के नीचे बनाए जाते थे। लेकिन अब यही अंधी निर्भरता उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। एक ही देश और एक ही कारखाने पर पूरी तरह से निर्भर रहने का जोखिम अब बर्दाश्त की सीमा से बाहर जा चुका था। निवेशकों का दबाव बढ़ता जा रहा था और शेयर बाजार में कंपनी की साख को बनाए रखने के लिए एक कठोर कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था। अधिकारी ने अपनी उंगली से स्क्रीन का दृश्य बदला और अब नक्शे पर भारत के दक्षिणी हिस्से में तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर के पास एक नया और तेजी से उभरता हुआ हरा बिंदु दिखाई देने लगा। कमरे में बैठे सभी लोगों की नजरें उस हरे बिंदु पर टिक गईं। यह वह जगह थी जहां एक बहुत बड़े और पुराने भारतीय व्यापारिक समूह के साथ मिलकर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने अपनी भारी चमड़े की फाइल खोलते हुए कुछ कड़े और चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। उसने बताया कि प्रारंभिक चरण में ही कई अरब डॉलर का निवेश चीन से हटाकर सीधे भारत की ओर मोड़ा जा रहा है। वहां की सरकार विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए उत्पादन से जुड़ी भारी नकद छूट, मुफ्त जमीन और करों में भारी कटौती की खुली पेशकश कर रही है। इसके अलावा वहां करोड़ों की संख्या में युवा और सस्ता श्रम उपलब्ध है, जो किसी भी बड़े कारखाने को 24 घंटे बिना रुके चलाने के लिए पर्याप्त है। अधिकारियों के लिए यह सिर्फ कुछ बड़े नंबर, मुनाफा और जोखिम कम करने की एक साधारण व्यावसायिक रणनीति थी। उनके लिए यह समझना और महसूस करना पूरी तरह से असंभव था कि उनके एक हस्ताक्षर से दुनिया के दो अलग अलग कोनों में लाखों साधारण जिंदगियां कैसे हमेशा के लिए बदल रही थीं। मेज के बीचों बीच रखे दस्तावेजों में एक योजना का मसौदा था, जिसे क्रूरता की हद तक सटीक रूप से तैयार किया गया था। इस योजना के अनुसार अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर चीन से उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे और बिना किसी शोर शराबे के भारत और वियतनाम जैसे देशों में स्थानांतरित किया जाना था। उन्होंने पूरी ठंडे दिमाग से यह तय किया था कि पुराने चीनी ठेकेदारों को कोई नया अनुबंध नहीं दिया जाएगा। जो मशीनें कल तक झेंगझोउ में चल रही थीं,
उन्हें भारी लकड़ी के बक्सों में पैक करके समुद्री जहाजों के जरिए सीधे नए भारतीय कारखानों में भेज दिया जाएगा। यह एक बहुत ही ठंडी, सोची समझी और निर्मम प्रक्रिया थी। जब मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपनी सोने की कलम से उस अंतिम और निर्णायक भारी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए तो कमरे में एक हल्की सी राहत भरी खामोशी छा गई। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी कंपनी के भविष्य और मुनाफे को एक बार फिर से सुरक्षित कर लिया है। लेकिन उस वातानुकूलित और आलीशान कमरे में बैठे किसी भी व्यक्ति ने एक पल के लिए भी उस चीनी मजदूर वेई के बारे में नहीं सोचा, जिसकी छोटी बेटी अस्पताल के ठंडे बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। नहीं उन्होंने उस भारतीय नौजवान राजेश के बारे में सोचा, जिसकी बीमार मां की जिंदगी उस नीले रंग के प्रवेश पत्र पर टिकी थी। उन अधिकारियों के लिए इंसान सिर्फ एक मानव संसाधन था, एक स्प्रेडशीट पर लिखा हुआ एक छोटा सा आंकड़ा, जिसे उत्पादन की लागत और मुनाफे के प्रतिशत के आधार पर आसानी से बदला या मिटाया जा सकता था। बैठक खत्म होने के बाद वे सभी अधिकारी महंगी कॉफी पीने और अपने अगले विदेशी दौरों पर हंसते हुए चर्चा करने लगे। स्क्रीन पर झेंगझोउ का वह लाल बिंदु धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था, जबकि चेन्नई का हरा बिंदु और भी अधिक तेज रोशनी के साथ चमकने लगा था। यह वैश्विक पूंजीवाद का एक निर्दयी सच था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत, चमकदार और महंगी तकनीक का निर्माण हमेशा सबसे अधिक शोषित और लाचार हाथों द्वारा किया जाता था, और पूंजी की यह बेदर्द नदी हमेशा उसी दिशा में बहती थी जहां उसे सबसे सस्ता और मजबूर किनारा मिलता था। उसी समय प्रशांत महासागर के दूसरी ओर झेंगझोउ में कारखाने के मुख्य कार्यालय में एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कैलिफोर्निया से भेजा गया वह गुप्त ईमेल अचानक प्रकट हुआ। उस छोटे लेकिन घातक संदेश में स्पष्ट रूप से लिखा था कि उत्पादन लाइन संख्या 4 से लेकर 10 तक को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और हजारों अस्थायी और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को बिना किसी पूर्व सूचना या मुआवजे के तुरंत काम से निकाल दिया जाए। कारखाने के चीनी महाप्रबंधक ली के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने कांपते हाथों से अपनी खिड़की का पर्दा हटाया और नीचे कारखाने के विशाल प्रांगण की ओर देखा। वहां हजारों मजदूर अपने दोपहर के भोजन के समय सस्ती नूडल्स खा रहे थे और हंस बोल रहे थे। ली अच्छी तरह जानता था कि इस एक ईमेल का असली नतीजा क्या होने वाला है। एक ऐसा विशाल शहर जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था, छोटे बाजार, मकानों के किराए और यहां तक कि छोटी छोटी चाय की दुकानें भी सिर्फ इस एक कारखाने के इर्द गिर्द घूमती थीं, वह अब ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने वाला था। लाखों लोग एक ही झटके में सड़क पर आ जाएंगे और स्थानीय प्रशासन के पास इस अचानक आई भयानक आर्थिक आपदा से निपटने का कोई भी रास्ता या योजना नहीं थी। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ना ही कोई भूकंप या भयानक तूफान था। यह पूरी तरह से एक मानव निर्मित तबाही थी जिसे हजारों मील दूर बैठे कुछ सूट पहने हुए रसूखदार लोगों ने सिर्फ अपने मुनाफे को बचाने के लिए तय किया था। पूंजीवाद की इस बिसात पर वेई और राजेश सिर्फ दो छोटे और बेबस मोहरे थे। एक को बड़ी बेरहमी से खेल से बाहर कर दिया गया था और दूसरे को नई उम्मीदों के साथ खेल में शामिल किया जा रहा था। और इन सबके बीच अरबों डॉलर का वह विशाल निवेश पूरी शांति से एक देश की भौगोलिक सीमाओं को पार कर दूसरे देश के भविष्य का नया निर्माण करने के लिए अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा था। झेंगझोउ की उस सर्द और धुंध भरी सुबह में हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कारखाने के विशाल लोहे के गेट, जो पिछले 15 सालों में कभी एक पल के लिए भी बंद नहीं हुए थे, आज पूरी तरह से खुले हुए थे, लेकिन किसी को अंदर बुलाने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ बाहर निकालने के लिए। सैकड़ों की संख्या में विशालकाय नीले और पीले रंग के परिवहन ट्रक एक लंबी कतार में खड़े थे। मशीनों को उखाड़ने की तेज और डरावनी आवाजें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। वही सड़क के उस पार एक पुराने बिजली के खंभे के पास खड़ा यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके साथ सैकड़ों अन्य बेरोजगार मजदूर भी वहीं खड़े थे। किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह दर्द और सदमा इतना गहरा था कि आंसुओं ने भी बहने से इनकार कर दिया था। भारी क्रेनों की मदद से उन मशीनों को लकड़ी के बड़े बक्सों में बंद करके ट्रकों पर लादा जा रहा था, जिन पर कल तक वेई और उसके साथी काम करते थे। हर एक मशीन का ट्रकों पर लादा जाना ऐसा लग रहा था जैसे झेंगझोउ शहर के दिल का एक टुकड़ा काटकर ले जाया जा रहा हो।
वेई की नजरें एक खास असेंबली लाइन की मशीन पर टिक गईं। यह वही जगह थी जहां खड़े होकर उसने अपनी बेटी के लिए अनगिनत रातें जागी थीं। जब उस मशीन को ट्रक पर चढ़ाया गया तो वेई को लगा जैसे उसकी बेटी की सांसें भी उसी ट्रक के साथ दूर जा रही हैं। ट्रकों का वह लंबा काफिला एक के बाद एक भारी इंजनों की गर्जना के साथ पूर्वी बंदरगाह की ओर बढ़ने लगा। सड़क पर पीछे छूट गई तो सिर्फ धूल, निराशा और एक ऐसा भयानक सन्नाटा जिसे इस शहर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जो जगह कल तक दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी चमत्कार हुआ करती थी, वह आज लोहे और कंक्रीट के एक बेजान कब्रिस्तान में बदल चुकी थी। कारखाने के बाहर की दुनिया भी पूरी तरह से उजड़ रही थी। जिन छोटी दुकानों और खाने के ढाबों पर 24 घंटे मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, मकान मालिकों ने रोते हुए अपने शटर हमेशा के लिए गिरा दिए थे। मकान मालिक जिन्होंने कारखाने के मजदूरों को किराए पर कमरे देकर अपनी पूरी जिंदगी की बचत निवेश की थी, अब खाली पड़े मकानों के बाहर हताश बैठे थे। पूरा का पूरा शहर एक ही दिन में दिवालियापन और भुखमरी की कगार पर पहुंच गया था। यह सिर्फ एक कारखाने का जाना नहीं था, यह लाखों लोगों की नसों से उनका खून खींच लेने जैसा था। ठीक उसी समय के एक दूसरे छोर पर भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सुबह का सूरज अपनी पूरी सुनहरी चमक के साथ आसमान में ऊपर उठ रहा था। राजेश की आंखें आज मशीन की तरह जगने के समय से पहले ही खुल गई थीं। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था, लेकिन उसकी आंखों में कोई थकान नहीं थी। आज उसका उस नए और विशाल कारखाने में पहला दिन था। उसने जल्दी से नहाकर अपनी नई नीली वर्दी पहनी, जिस पर उस विशाल भारतीय व्यापारिक समूह और उस विदेशी कंपनी का चमकदार निशान छपा हुआ था। उसकी मां, जो अब चिकित्सालय के एक अच्छे और साफ सुथरे बिस्तर पर अपना इलाज करवा रही थी, उसने सुबह दूरभाष पर उसे रुंधे हुए गले से आशीर्वाद दिया था। राजेश जब अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि पूरी सड़क नीली वर्दी पहने हुए हजारों युवाओं की भीड़ से भरी हुई थी। हर तरफ एक गजब की ऊर्जा और बेतहाशा उत्साह का माहौल था। साइकिलों, मोटरसाइकिलों और पैदल चलते हुए नौजवानों का एक विशाल जनसैलाब उस नए औद्योगिक परिसर की ओर बढ़ रहा था। हवा में स्थानीय भाषा के गीतों की धुन, चाय की दुकानों से उठती हुई ताजी भाप और एक नए भविष्य की मीठी महक घुली हुई थी। कारखाने के विशाल और चमचमाते हुए मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मचारी सबको मुस्कुराते हुए अंदर जाने का रास्ता दे रहे थे। जब राजेश ने कारखाने के अंदर कदम रखा तो वह वहां की भव्यता और आकार देखकर दंग रह गया। चमचमाती हुई नई मंजिलें, एकदम साफ सुथरी दीवारें और हवा में तैरती हुई एक अजीब सी ताजी गंध जो निर्माण और प्रगति की गंध थी। राजेश और उसके हजारों नए साथियों को एक बहुत बड़े कक्ष में ले जाया गया, जो किसी विशाल खेल के मैदान से भी बड़ा था। वहां उनके सामने बिल्कुल नई, भारी और अत्याधुनिक मशीनें एक सीधी रेखा में रखी हुई थीं। ये वही मशीनें थीं जिन्हें कुछ ही दिनों पहले महासागर पार करके बड़े मालवाहक जहाजों के जरिए यहां लाया गया था। जब मुख्य अभियंता ने अपने नियंत्रण कक्ष से एक लाल बटन दबाकर उन सभी मशीनों को एक साथ चालू किया तो एक गहरी, भारी और स्थिर गूंज पूरे कक्ष में फैल गई। यह गूंज झेंगझों के उस मुर्दा और खौफनाक सन्नाटे का सीधा और करारा जवाब थी। राजेश ने अपनी निर्धारित जगह ली और मशीन के ठंडे धातु वाले हिस्से पर अपना हाथ रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सिर्फ एक संचार उपकरण के छोटे पुर्जे नहीं जोड़ रहा है, बल्कि वह अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपनी मां की जिंदगी और अपने अतीत के टूटे तारों को फिर से जोड़ रहा है। मशीन की गति धीरे धीरे तेज होने लगी और उसके साथ ही वहां मौजूद हजारों भारतीय युवाओं के दिलों की धड़कनें भी उसी लय में धड़कने लगीं। वे सभी युवा जिन्हें कल तक समाज में कोई खास मुकाम हासिल नहीं था, आज मिलकर वैश्विक इतिहास का एक नया अध्याय लिख रहे थे। एक ऐसा अध्याय जिसमें चीन का वह पुराना और घमंडी एकाधिकार हमेशा के लिए टूट रहा था और भारत एक नई वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में अपनी आंखें खोल रहा था। झेंगझोउ में जहां एक सुनहरे युग का दर्दनाक अंत हो रहा था, वहीं चेन्नई के बाहरी इलाके में एक नए युग की शानदार और शक्तिशाली शुरुआत हो रही थी। पूंजी, तकनीक और रोजगार की यह निर्दयी लेकिन परिवर्तनकारी नदी अपना रास्ता पूरी तरह से बदल चुकी थी और इस बार इसका तेज प्रवाह भारत की सूखी और प्यासी धरती को हमेशा के लिए हरा भरा करने के लिए उमड़ पड़ा था। समय का पहिया
अपनी निर्दयी और तेज गति से घूमता रहा। कुछ ही महीनों के भीतर तमिलनाडु के उस विशाल कारखाने में रातों रात जो बीज बोया गया था, उसने एक विशाल और फलदायी पेड़ का रूप ले लिया। उस विशाल नीले रंग के शेड के नीचे, जहां कभी सिर्फ खाली जमीन हुआ करती थी, अब हर दिन लाखों की संख्या में दुनिया के सबसे उन्नत और महंगे उपकरण तैयार हो रहे थे। एक दिन जब उत्पादन लाइन के अंतिम छोर पर खड़े एक गुणवत्ता निरीक्षक ने पहले तैयार उपकरण को एक चमकदार सफेद डिब्बे में पैक किया, तो उस डिब्बे के पीछे छोटे लेकिन बेहद साफ अक्षरों में एक नया इतिहास लिखा हुआ था। वहां लिखा था, भारत में निर्मित। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह वैश्विक व्यापार के उस पुराने और अजेय समझे जाने वाले एकाधिकार के ताबूत में ठोकी गई अंतिम कील थी। जब यह पहला खेप समुद्री रास्ते से विदेशी और चमचमाते बाजारों में पहुंचा, तो पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब तकनीकी दुनिया का शक्ति केंद्र हमेशा के लिए बदल चुका है। राजेश के जीवन में यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब उसे अपने जीवन का पहला पूरा वेतन मिला, तो उसके हाथ खुशी और अविश्वास से कांप रहे थे। यह रकम उसके पिता की साल भर की कमाई से भी कहीं ज्यादा थी। उसने सबसे पहले अपनी मां की उस रुकी हुई सर्जरी के सारे पैसे अस्पताल में जमा किए। आज उसकी मां पूरी तरह से स्वस्थ होकर उनके नए पक्के और सुरक्षित घर के आंगन में बैठी थी। कारखाने के आसपास का वह पूरा इलाका अब एक जीवंत और संपन्न शहर में तब्दील हो चुका था। जहां पहले धूल भरी खाली सड़कें थीं, वहां अब बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र, अच्छे स्कूल, शानदार अस्पताल और हजारों नए छोटे मोटे व्यवसाय खुल गए थे। चाय की छोटी दुकान लगाने वाला एक आम आदमी भी अब दिन भर में इतना कमा लेता था जितना वह पहले महीनों में नहीं कमा पाता था। राजेश जैसे लाखों भारतीय युवाओं के लिए, जो कभी बेरोजगारी के अंधेरे कुएं में अपनी किस्मत को कोसते थे, यह विदेशी निवेश किसी वरदान की तरह आसमान से बरसा था। देश की वह दूरदर्शी कूटनीति और विदेशी निवेशकों के लिए बिछाया गया स्वागत का कालीन अब अपना सुनहरा रंग दिखा रहा था। लेकिन हर सूर्योदय के पीछे कहीं ना कहीं एक गहरा सूर्यास्त छिपा होता है। हजारों मील दूर झेंगझोउ के उस पुराने औद्योगिक क्षेत्र में अब सिर्फ वीरान हवाएं और मौत जैसा सन्नाटा राज कर रहा था। जो कारखाना कभी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त विनिर्माण केंद्र होने का घमंड करता था, उसके विशाल लोहे के गेट पर अब जंग लग चुका था। कारखाने के अंदर के बड़े बड़े प्रांगणों में, जहां कभी लाखों मजदूरों के चलने से जमीन कांपती थी, वहां अब लंबी और सूखी जंगली घास उग आई थी। वही जो कभी उस कारखाने का सबसे कुशल और समर्पित मजदूर हुआ करता था, अब रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों का भारी सामान उठाने का काम कर रहा था। उसकी बीमार बेटी की हालत और भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास अब अस्पताल का भारी बिल चुकाने के लिए कोई नियमित आमदनी नहीं बची थी। वही की आंखों में अब कोई सपना नहीं था, बस एक खालीपन और धोखा खाए जाने की गहरी और टीस मारती हुई पीड़ा थी। यह धोखा उसे किसी विदेशी कंपनी ने नहीं, बल्कि खुद उसके अपने देश की उन कठोर नीतियों और उस अंधे घमंड ने दिया था, जिन्होंने यह सोच लिया था कि विदेशी निवेशक उनके जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि वे चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन आला अधिकारियों ने अपनी जरूरत से ज्यादा सख्ती, मनमाने नियमों और लगातार बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के नशे में यह भूलने की भारी गलती की थी कि पूंजी का कोई अपना देश या वफादारी नहीं होती। पूंजी पानी की तरह होती है, जो हमेशा वहां बहती है जहां उसे सबसे कम रुकावट और सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। जब एक सबसे बड़ी कंपनी ने अपना सारा सामान बांधकर दक्षिण एशियाई देश का रुख किया, तो उसके पीछे पीछे दुनिया की कई अन्य छोटी बड़ी कंपनियों का भी तांता लग गया। यह एक ऐसा भयानक और विनाशकारी सिलसिला था जिसने उस पुरानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी थी। जिन अधिकारियों ने कभी वातानुकूलित कमरों में बैठकर विदेशी कंपनियों को धमकियां दी थीं और मनमाने कर थोपे थे, वे अब खाली पड़े औद्योगिक पार्कों और बढ़ती हुई बेरोजगारी के डरावने आंकड़ों को देखकर अपने फैसले पर पछता रहे थे। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि उन्होंने अपनी झूठी शान और अहंकार की खातिर अपने ही लाखों नागरिकों के मुंह से निवाला छीन लिया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा और क्रूर सबक सीखा था, लेकिन यह सबक तब मिला जब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था और वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। यह कहानी सिर्फ दो देशों,
दो कारखानों या दो मजदूरों के बारे में नहीं है। यह कहानी दुनिया के उस क्रूर और यथार्थवादी व्यापारिक नियम की है जहां कोई भी देश या कंपनी कभी अजेय नहीं होती। घमंड और अति आत्मविश्वास हमेशा पतन का कारण बनते हैं, जबकि अवसर और सही नीतियां किसी भी देश को मिट्टी से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। आज जब राजेश अपने चमचमाते कारखाने से बाहर निकलता है और अपने उज्जवल भविष्य की ओर मुस्कुराते हुए देखता है, तो उसे यह बिल्कुल याद नहीं रहता कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक वीरान सड़क पर खड़ा वेई आज भी उस सर्द रात को कोस रहा है जब उसने पहली बार किसी भारी मशीन को ट्रकों पर लदते हुए देखा था। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का वह निर्दयी पहिया है जो किसी के पुराने सपनों को कुचलकर ही आगे बढ़ता है, और इस बार इस पहिए ने एक नया इतिहास रच दिया था।